लेट अस सी। हमारे नया टॉपिक का नाम है दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving. This is the name of our topic. ठीक, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। सबसे पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चौथा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें से 2 खत्म कर दिया था पिछले लेक्चर में ही। आज के लेक्चर में यहां से शुरू करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोई लड़का आएगा बोलेगा कि सर हम नहीं मानता इस बात को कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार घूमते रहता है, कोई सबूत दीजिए, है कि नहीं? कोई बात नहीं है। सबसे पहले सबूत के रूप में देने के लिए हमने एक अगरबत्ती लिया है। क्या लिया? अगरबत्ती। हाँ, मैं उसी अगरबत्ती की बातें कर रहा हूं जिससे पूजा किया जाता है या फिर मच्छरों को भगाया जाता है। आपके पास जो है वो आजमा लीजिए, ठीक? नहीं भी है तो भी हम काम चलाएंगे, लेकिन उस पहले ये वाला अगरबत्ती के थ्रू, ठीक? अरे अगर ला सकते हो तो ला भी सकते हो, जाओ इसी बहाने घूम लेना, है कि नहीं? तो ये है अगरबत्ती ना कि लाइते लाइते टॉपिक में खत्म हो जाए, है कि नहीं? ऐसे भी ना कर देना। ये है इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती हिंदी में बोलते हैं इसको, अगरबत्ती। ठीक है, हमने इसको फायर किया है। ये है मैच स्टिक, तो ये जलने लगा, है कि नहीं? ठीक, हमने इस अगरबत्ती को जलाया और ये लड़का जो है वो अपने स्टडी टेबल पे कुछ इस तरह से बैठा हुआ था। किताबें को पढ़ रहा था। इसका स्मेल धीरे 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 आया, इसने स्मेल किया।
स्मेल किया, ठीक है। और इसने बता दिया कि लगता है कमरे में अगरबत्ती या धूपबत्ती जल रही है। कैसे बताया? तो यहां पे देखिए, जो इसके पार्टिकल्स अगरबत्ती से निकला और हवा वाला हवा में मिक्स्ड हो गया इसका स्मेल, और वो जो पार्टिकल्स थे एयर में वो यहां से उठ करके इसके पास आया, समझे? यहां से उठ करके इसके पार्टिकल्स इसके पास आया, और उसके बाद इस लड़के को ने बता दिया कि घर में अगरबत्ती किसी ने जलाया है। इज इट क्लियर? ये पहला एक्टिविटी था, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप अपने कमरे में स्टडी कर रहे होते हैं, अपने स्टडी टेबल पे, राइट? आपकी मम्मा जब आपके लिए किचन में हलवा बनाती है, सेवई बनाती है, या फिर खीर, या फिर कुछ और भी हो सकता है ना, तरह तरह के वैरायटी बनता है हमारे इंडियन रसोई में। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इज इट क्लियर? तो जो भी बना रही होती है, आप कमरे में ही बैठे होते हैं और आपको पता चल जाता है कि लगता है आज कुछ तो स्पेशल बना है, तो आप सारा पढ़ाई छोड़ करके पहले से ही थाल लेकर के खड़े हो जाते हो किचन में कि सबसे पहले तो मेरे को ही मिलना चाहिए, क्या पता बाद में रहे या ना रहे, राइट? तो आपने कैसे पता लगा लिया कि किचन में आज हलवा बन रहा है? क्योंकि आप तो अपने कमरे में थे ना, और किचन तो दूर था आपके कमरे से। ऐसा इसलिए बता पाया क्योंकि जो हलवे बनने की जो खुशबू है इस एयर में मिक्स्ड हुआ, और वहां से जो चूंकि पार्टिकल्स मूव करते रहता है, एक जगह पर कभी रुका नहीं, टिका नहीं, इसीलिए जो किचन में पार्टिकल्स थे जिसमें खुशबू था, वो पार्टिकल्स वहां से उठा और चल करके धीरे धीरे आया और आपके पास पहुंच गया, और आपने बता दिया कि ओ आज हलवा बना है। नहीं, पढ़ाई बाद में, पहले खिलाओ उसके बाद ही कुछ होगा, नहीं समझे? तो इससे हमें सबूत मिलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एक जगह पर नहीं, स्थिर नहीं रहते वो। इज इट क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। चलो, ये एक्टिविटी खत्म होता है जी, ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, समझ गया ना? ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बीसियों एग्जाम्पल, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप खड़े रहते हो या फिर जा रहे होते हैं, कोई बगल से आदमी क्रॉस करता है आपसे, आपके बगल से, तो आप बता पाते हो कि उसने लगता है परफ्यूम लगाया था क्या, राइट? कैसे? आपने तो उसके कपड़े को पकड़ करके नोज को टच करके भी नहीं स्मेल किया, लेकिन दूर से ही कैसे पता लगा लिया? क्योंकि जो उसके शर्ट पे पार्टिकल्स था, वो जहां जहां जा रहा था वो हवा में मिक्स्ड हो गया उसका स्मेल, और उसका पार्टिकल्स जब आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर किया तो फिर आपने बता दिया कि परफ्यूम लगाए हुए था, ईथर लगाया हुआ था, नहीं? और अगर आप परफ्यूम के शौकीन व्यक्ति हैं तो आपने यह भी बता दिया कि डेनवर लगाया हुआ या फिर फॉग लगाए हुए है। आजकल तो बहुत तरह तरह का आता है, मैग्नेट आता है, नहीं? और भी बहुत सारे हैं, वाइल्ड स्टोन आते हैं, नहीं? कोई ब्लैक कोबरा भी लगाता है, नहीं? एनीवेज, तो आपने बता दिया। चलिए, ये खत्म होता है तो 2 लाइन इसके बारे में भी लिख लीजिए, फिर ये खत्म होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान देने वाली बातें हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ऑन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समय आ गया है कि डिफ्यूजन को बताया जाए। वैसा डिफ्यूजन एक अलग से टॉपिक है, और डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड और डिफ्यूजन इन गैसेस भी पढ़ना है आपको, समझे? तो कोई लड़का अब ये बोले कि सर वो मिक्स्ड कैसे हो गया हवा में? तो हमने बोला कि वो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, तो कहा ठीक है, मूव किया तो मिक्स्ड हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब 2 गैसें आपस में मिलने या फिर 2 पार्टिकल्स आपस में मिलने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? खत्म हो गया। इज इट क्लियर? और डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है, डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है। आपने अगरबत्ती के स्मेल को बताया, आपने परफ्यूम के स्मेल को बताया, आपने किचन से बनता हुआ हलवे की खुशबू को बताया। इज इट क्लियर? कैसे डिफ्यूजन हुआ ना? गैस में, एयर में, एयर भी तो गैस है, राइट? ओके।
तो डिफ्यूजन का अभी डिफिनीशन लिखाऊंगा, लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड लिक्विड गैसेस ये आगे वाले क्लासेस में हो पाएंगे, क्योंकि आगे पढ़ना है, ठीक। When an incense stick, so called as agarbatti, is burned in at a place करो, then we can easily noticed the smell of agarbatti from a distance. Please note that the intermixing of particles on their own is called diffusion. चलो खत्म हो गया जी। लाहिद, अरे उतना सारा काली बर्बाद कर दिया, घर लेके चला जाता ना। अच्छा बाद में मिझा सकते नहीं, एक जलाना चाहिए था, है कि नहीं। देखिए हमने अगरबत्ती को यहां पे जलाया है, लेकिन इसके खुशबू जो है मेरे पास आ रहा है। आप ये बोलना चाहते होंगे कि सर धुआं जो है वो आपके पास जा रहा है सर, इसीलिए आपने बोला कि इसकी खुशबू आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो स्मोक है इसीलिए आपने देखा। मैंने इसकी हवा को तो आप नहीं देख सकते हैं, इसमें से जो निकल रहा है वो लगातार एयर में मिक्स्ड हो रहा है, भले ही हम नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो इतना दूर रहते भर में भी मेरे पास खुशबू आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने जलाया, लड़का यहाँ टेबल पे बैठा था, मेरे पास खुशबू आ रहा है इस अगरबत्ती के। कैसे आ रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन प्रक्रिया से आ रहा है, राइट। इज इट क्लियर? दो पार्टिकल्स आपस में मिलने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। तो इससे सबूत मिलता है हमें इस अगरबत्ती से भी कि हम लोग जो है वो क्या है कि गैसेस आपस में मिलते हैं, राइट। डिफ्यूजन किस में हो सकता है? गैस में हो सकता है। काहे हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा था। तो इस एक्टिविटी से हमने खत्म कर दिया, समझे। अभी ठंडा के मौसम में तो पास में धा भी लगता है, नहीं? क्लियर है ना? तो आप भी जहां भी हैं वहां पे अगरबत्ती को जला करके देख सकते हो। उसका स्मेल एक कमरे में भी रख देखो ना तो पूरा कमरे में इसका स्मेल जो है वो फैल जाएगा, समझे। आपको लग रहा हो कि ये सर धुआं जो है वो एक्चुअली ये क्या है, ये स्मोक। तो इसमें से जो निकल रहे हैं वो पार्टिकल्स ही तो चारों तरफ इसका फैल रहा है। तो एक्टिविटी के माध्यम से खत्म होता है जी, ठीक। एक बार फिर से बोल दें, 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं कि मैटर, ये अगरबत्ती जो है वो मैटर है और ये जो है वो पार्टिकल से बना है। तो इसका पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव करते रहता है, एक जगह पर नहीं रहता। उसका सबूत क्या है? इस अगरबत्ती को मैं अपने से इतना दूरी पे भी रख करके जला रहा हूं, इसका खुशबू मेरे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं। यहाँ पे ये जला तो हवा में पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ, तो इसका पार्टिकल्स यहाँ से उठ करके मेरे पास आया और हमने बता दिया कि अगरबत्ती यहाँ पे जल रहा था। सबूत मिल गया, खत्म हो गया। इज इट क्लियर? लो भाई रख लो इस चीज को, या फिर इसको बंद कर दो, घर लेके चल जाना, है कि नहीं। इतना सारा क्यों जला दिया? हरिओम ओम नारायण।
ले, अच्छा ठीक है, सबूत मिल गया आपको। ओके, वेरी गुड। चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब नया टॉपिक है। उसका नाम है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। When we take a chalk and try to break it, we can easily break a chalk into pieces. This is because the particles of a chalk attract each other with less force of attraction. Is it clear? ये है चौक, फिगर ए। फिगर बी, piece of chalk when we take an iron rod and try to break it, we are
unable to break it. This is because the force of attraction between the particles of matter are very strong in an iron. ये है रॉड। चलिए इस चीज को समझ लीजिए कि हमने लिखाया क्या है। इसे समझना बहुत ही आसान है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैटर, इस दुनिया में हर एक चीज मैटर है, जो जगह को घेरता है मैटर कहलाता है। और मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कि कण, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, समझे। तो वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, एकदम खींचे हुए रखना चाहता है, एकदम पास रखना चाहता है, नहीं चाहता कि अलग हो जाए। उसका सबूत क्या है? तो इधर देखिए, जब हम लोग दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल चौक का और दूसरा रॉड का, समझे। तो जब हमने चौक को लिया और इस चौक को तोड़ना चाहा तो बहुत ही आसानी से टूट गया ये चौक, है कि नहीं। इवन एक फिंगर से भी टूट गया ये, राइट। इससे पता चलता है कि चौक के बीच में जो आकर्षण बल था वो बहुत ही कमजोर था, यानी कि चौक का जो पार्टिकल्स एक दूसरे को बांधे हुए था वो बहुत ही कमजोर था, समझे। इसीलिए हमने इसको बहुत ही आसानी से तोड़ डाला इसे। यहां तक कि आप ज्यादा ताकत लगाएगा तो इसको एकदम चूर चूर भी कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन बल था बहुत ही कम था, इसीलिए तो ये अलग हो गया, है कि नहीं, राइट। लेकिन दूसरा लेते हैं रॉड, लोहे का रॉड है। अब इसको तोड़ने का प्रयास करो तो ये टूटेगी, ये नहीं टूटेगा, है कि नहीं। जैसे रॉड के रूप में यहां पे एक काटी है लोहे का, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, बाहुबली हमको समझे हो, शक्तिमान। ये टूटना तो दूर की बात है, ये मेरे फिंगर से मुड़ भी नहीं रहा, और प्रयास करूंगा तो मेरे उंगलियों को ही नुकसान पहुंचेगी, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बल जो है, इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको तोड़ करके अलग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चौक में इसका पार्टिकल्स कमजोर है, कमजोर, कम ताकत लगेगा, इसीलिए इसको बार बार तोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं। इज इट क्लियर? तो इस दो एक्टिविटी से आपको पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। अब नया टॉपिक आता है। अब इस चैप्टर में नया मोड़ ले लिया, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहां से एकदम सीरियस से सुनना है भाई। इज इट क्लियर? क्या अब होगा टाइम तो ना।
चलिए लिख लिया, मिटा दें। Have you written this? Can I erase it? टाइम है ना जी, आगे बढ़ेंगे, अभी तो है ये। आओ ना, बैठो ना, बाहर मत किसी से बोलना कुछ, मतलब किसी से कुछ नहीं बोलना। मेरा मतलब है अननेसेसरी बात तो करे के प्रयास मत करना जो। अरे हाँ, देख ही रहे थे, कल इंस्टाग्राम पर चैट कर ही रहा था। नहीं, एनीवेज, कौन वो थी ही कब जो उसको छोड़ दिया है? झूठ मत बोलो। कैसे तुमको? वो अच्छा, मतलब फिर से इम्प्रेस करने के चक्कर में है। मतलब हार नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए ना, जान जाए पर नहीं, मेरा मतलब प्राण जाए पर वचन न जाने। 7 जन्म निभाएंगे, कहा रहेगा जी। अच्छा आता है तो कहता है कि नहीं सर हम नहीं बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट नंबर है। अरे तेरी, आमने सामने दिखा तो बोला था कि ऐसे कॉपी वॉपी का भी कुछ एक्सचेंज हुआ। अच्छा, वो सब बात करता है। ओह अच्छा, छुपा रुस्तम है ना। एनीवेज, फ्लूडिटी, इसको हिंदी में बहना बोलते हैं, सिस्टर वाला बहना नहीं है। इसको हिंदी में दृढ़ता, रिजिड। तो फोन कोई कर देना घर से तो बोल देंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग। The property of a substance through which it is unflexible or unbending is called rigidity.
एग्जाम्पल में सॉलिड, फ्लूइडिटी को समझिए। फ्लूइडिटी मीन्स टू फ्लो। The property of a substance by which it can flow easily is called fluidity. एग्जाम्पल में लिक्विड और गैस। चलो खत्म हो गया जी फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। समझिए इसको, हमने कहा रिजिडिटी क्या होता है, तो रिजिडिटी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल या फिर अनबेंडिंग। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल का मतलब हुआ लचीला नहीं है, इसका मतलब कड़क है। अनबेंडिंग का मतलब है मुड़ नहीं सकता, जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो रिजिडिटी का मतलब हमने बताया। अब रिजिडिटी का डिफिनीशन बता रहा हूं कि कोई भी वस्तु का, सब्सटेंस का मतलब हुआ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ वस्तु। ऐसा कोई भी वस्तु जो क्या है कि अनबेंडिंग है, मुड़ नहीं सकता है, इनफ्लेक्सिबल है उसका प्रॉपर्टी के कारण, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। रिजिडिटी क्या होता है, खत्म हो गया। एग्जाम्पल सर कि रिजिडिटी किसके पास है, तो सॉलिड सब्सटेंस के पास रिजिडिटी है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, इसके पास रिजिडिटी है, क्यों? क्योंकि ये मुड़ ही नहीं रहा है। और ऐसे तो आदमी बल लगाएगा तो पहाड़ को काट देगा, लेकिन ऐसे नहीं ना ये मुड़ रहा है जी, अनबेंडिंग है ना, इनफ्लेक्सिबल है ना, लचीला नहीं ना है। ये कोड देखिए, ये मुड़ जाता है कि नहीं? क्लियर है? तो मुड़े नहीं आसानी से, उसको हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं, दृढ़ता। क्लियर है? ओके, ये खत्म हो गया। फ्लूइडिटी क्या हुआ? फ्लूइडिटी का मतलब हुआ बहना, बह जाएगा कोई भी चीज। क्लियर? तो दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जिसका खासियत है कि अपने से बह जाए, उसको रख दीजिएगा ना तो बहने लगेगा, समझे? तो उसका इसी खासियत से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। यू गॉट इट? ओके, फ्लूइडिटी खत्म हो गया। तो कौन बह सकता है? पानी। पानी बह सकता है, आपने नदियों में देखा होगा पानी जो है वो अक्सर बहते हैं, समझे? और गैस भी बह सकता है, जैसे दूसरे जगह हवा को बहते हुए नहीं देखो, तो बस वही अगरबत्ती जला दिया आपने, कमरे में धुआं फैल रहा है, वीडियो में भी धुआं आ रहा होगा, नहीं आ रहा? ओके, पिछले लेक्चर वाला अभी तक इसी लेक्चर में कवर किए थे अगरबत्ती के बारे में, अभी तक खुशबू अगरबत्ती का ही। तो लिक्विड और गैस जो है वो बह सकते हैं, समझे? बस इतना ही जानना था रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में। ये टॉपिक खत्म हुआ। चलो लिख लिया, इसको मिटाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो आप लेट से आए 11 बजे, तो उस गणित के फॉर्मूला से 11 से 12, 12 से 1 है कि नहीं? तुम्हारा डेली के तो ही 1 घंटा ना खाएगा एक दिन तो क्या हो जाएगा? आदमी बिना खाए पिए भी तो कम कर सकता है। एनर्जी को क्या कीजिएगा, इतना एनर्जी, अभी तो खून गर्म होगा, अभी से तुमको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी ड्रिंक है। बूढ़ा बूढ़ा सब हो गया है।
नेक्स्ट टॉपिक अब एकदम नया टॉपिक है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण अगर हिंदी में बोलें तो। क्लासिफिकेशन ऑफ, गेम खेले हुए टाइम दे लाए ही नहीं बाकी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, BGMI, बड़ा का इतना बड़ा है, देखवे किया है कि नहीं? खेले आता है तुमको पहले? अरे तेरी को सब उतरू वाला है कि उतरू वाला चीज खेलता है जी। फॉलोइंग आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं लाए हैं, मैटर ऑन द, शाम में लाएंगे भाई, हमको क्या पता कि तुम खेलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर करो, ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। इज इट क्लियर? तो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग पदार्थ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला का नाम है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और चैप्टर के एंड में 2 और स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में BEC। तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना है, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, समझे? अभी नहीं, डिटेल में इन तीनों को पढ़ना। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बारे में तो रिसर्च अभी तक ली जा रही है कि कुछ और नया चीज हाथ लग जाए और नया चीज हाथ लग जाए। इज इट क्लियर? ओके, तो बारी बारी से सॉलिड से शुरू करेंगे, फिर लिक्विड से। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सुबह में। सॉलिड के बारे में, फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैस के बारे में, समझे? तो डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विथ सॉलिड। सॉलिड से हम लोग शुरू करते हैं, इसको लिखिए फिर मिटा करके आगे बढ़ते हैं। सांस लेने में दिक्कत होने लगता है ना दुकान से। बता तो दिया हूं अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ रख दीजिए वहां खिड़की के पास। Solid. When the particles, ये पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीजों के बारे में जानना चाहिए। वो टॉपिक का नाम है कि भाई मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग आखिरकार मैटर को सॉलिड में
और लिक्विड में और गैस का नाम क्यों दिया, हमने क्यों मैटर का क्लासिफिकेशन किया है, यह है हमारा टॉपिक करना। उसके पीछे का प्रयोजन क्या है, क्यों हमने कहा कि वो सॉलिड है, क्यों हमने कहा कि वो लिक्विड है, क्यों हमने कहा कि वो गैस है, कुछ वजह है या फिर अहमे ही बोल दिए सर? तो इसका कारण ही हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द रीजन्स ड्यू टू विच we classified the matter as solid, liquid and gas. Number 1, the force of attraction. The force of attraction is the strongest in solid, lesser in liquid and the lowest in gases. Number 2, movement of particles. The movement of particles are the maximum in solid, हाँ ख्याल है नहीं या नहीं, in solid, lesser in liquid and the lowest in gases. Number 3, the space between the particles between the particles of solid is the minimum. यहां पे गैस लिखा है, गैसेस लेसर इन लिक्विड, लोएस्ट इन द सॉलिड. Minimum in solid, lesser in the liquid and maximum in the gases.
इज इट क्लियर? चलो ये खत्म होता है जी, ठीक है। अभी समझने का प्रयास करो, मैं तेरे से ये बता रहा है कि हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्यों डिवाइड किया, क्यों कहा कि वो सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो उसके पीछे 3 कारणों की वजह से हमने कहा कि वो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा और वो गैस है। सबसे पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स के बीच खींचने की शक्ति, कौन कितना कस के खींच रहा। तो सबसे ज्यादा कस के स्ट्रॉन्गेस्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस में, तो सॉलिड में। उससे कम कस के कौन खींच रहा है पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल्स, तो वो है लिक्विड का, इसीलिए लेसर इन लिक्विड। और सबसे कम अट्रैक्शन का बल है गैस में, जो कि पार्टिकल्स एक दूसरे को सबसे कम ताकत से खींचता है, किसमें, तो गैस में। क्लियर है? दूसरा बेसिस था, आधार था मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस कहने का, वो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की गतिशीलता। समझे? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो गैस के मूवमेंट करता है, और कम लिक्विड में, द्रव्य में, और सबसे कम मूवमेंट सॉलिड का करता है। तो इसको याद रखिएगा, समझे? और देखिए, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जगह की बातें करें तो सबसे मिनिमम, सबसे कम जगह होता है सॉलिड में। सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा होता है वो है गैस में, और इन दोनों के बीच में, यानी कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक नॉर्मल जिसे कहते हो, मीडियम कहते हो, वो है लिक्विड। लिक्विड में नॉर्मल जगह होता है, लेकिन जगह है। इसीलिए तो शुगर को घोरा हमने पानी में, तो शुगर गायब हो गया पानी में, कहां चला गया, गायब होकर। तो जो पानी के बीच में जो खाली जगह था, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे, इसी स्पेस के बीच में जो सॉलिड शुगर है वो जाकर के समाहित हो गया। इज इट क्लियर? चलो ये खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए। हैव यू अंडरस्टूड? कैन आई रेज इट? मिटाएं, आगे बढ़े या फिर कल? ओके, इसको लिख लीजिए। तो ये 3 कारणों से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का नारा दिया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर है, यानी कि देख करके हम लोग पता लगाएंगे, बाहर से, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन 2nd चैप्टर में पढ़ना है, वो है एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। दिस इज द 1st चैप्टर। क्लियर? सभी चीजों को फेयर कॉपी में नोट्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।